जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की वीडियो 10th क्लास की बायोलॉजी टेक की वीडियो है। और बेटा इस वीडियो में हमने बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी टेक का जो पहला चैप्टर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके बारे में हमने पढ़ना है। और इसको हम पढ़ के पूरा स्टडी करेंगे और आपके साथ इनके पूरे के पूरे जो लेक्चर हैं उनको हम शेयर करेंगे। तो जो पहला आपका चैप्टर है इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम जितने भी इसके शॉर्ट एमसीक्यूज़ और जो कुछ भी इसका बनेगा वो एक्सरसाइज का, वो हम सारा कुछ भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। इंसान जो कुछ भी खाता है, ठीक है ना, या जो कुछ भी करता है, जैसे कि वो हरकत करता है, जैसे वो बढ़ता है, सेहतमंद रहता है, ग़िज़ाई अशिया खाता है, तो वो सब का इंसार होता है वो खुराक के ऊपर होता है। ठीक है ना, जो कुछ भी इंसान करता है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, जो कुछ भी करता है, सब का इंसार किस पर होता है, डिपेंड कहाँ करती है वो जी बेटा, आपके खुराक के ऊपर डिपेंड करती है। अब जो खुराक है वो कहाँ जाके जज़ब होती है, कहाँ जाके हज़म होती है, उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, कि न्यूट्रिशन क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। न्यूट्रिशन से मुराद जानदार किस तरह ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं, कैसे उन्हें इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जानदार हैं, वो किस तरह ग़िज़ाई एशिया को खाते हैं, पीते हैं और किस तरह उसको हज़म करते हैं, किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। और सेहतमंद रहने के लिए, जिस्म की मरम्मत करने के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, इसको हम कहते हैं कि ये न्यूट्रिशन है। ठीक है ना। तो तमाम जानवर बशमूल इंसान भी अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते, वो दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। ऐसी न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये एक शॉर्ट आपको आता है कि एटोट्रॉफिक है, एक हेटरोट्रॉफिक है। एटोट्रॉफिक कौन सा है कि जो जानदार गैर नमियाती मादों से, यानी कि रोशनी और केमियाई तवानाई से मदद अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और जो न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होती है, वो न्यूट्रिशन का ऐसा तरीका होता है जिसमें जो जानदार हैं वो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, इन्हें हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन में आपने फ़र्क बयान करना है। उसके बाद आ जाता है, पहला इसका टॉपिक आ जाता है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है कि जो खुराक आपने खानी पीनी है, मशरूबात लेनी है, वो जिस्म में किस तरह हमने लेनी है। सबसे पहला आपका ये अमल होता है इंजेशन का। फिर होता है डाइजेशन का। डाइजेशन किसे कहते हैं कि जो खुराक है उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर देना है, स्मॉल स्मॉल हिस्सों में उसको ब्रेक करके फिर वो आपने तोड़ के जिस्म में जज़ब कर लेना है, इसे डाइजेशन कहते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन आ जाती है, इंतज़ाब आ जाता है। वो जो खुराक है, हज़मशुदा खुराक है, उसमें जो तवानाई है, जो भी चीज़ें हैं फ़ायदेमंद, उनको अपने खून में किस तरह जज़ब करना है। ठीक है ना। फिर आ जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन किसे कहते हैं कि जो जज़ब शुदा मवाद है उसको सेल और टिश्यू में हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आ जाता है इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब है कि जो आपकी गैर हज़म हल शुदा या गैर हज़म शुदा खुराक है या दूसरे बेकार मादे हैं, उसको आपने जिस्म से किस तरह निकालना है। तो ये 5 प्रोसेस से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। सबसे पहले हमने खुराक जो खानी है, दूसरा उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना है, तीसरा उसमें जो भी चीज़ें हैं, जो भी ग़िज़ाइयत है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, जो भी है, उनको ऑब्जॉल्व करना है, अंजाब करना है। फिर तीसरा क्या है कि उसको जो भी चीज़ें आपने जज़ब की हुई हैं उसको आपने सेल और टिश्यू तक पहुंचाना है। और पांचवा आपका क्या है कि जो हल शुदा गैर हज़म शुदा चीज़ें हैं उसको आपने अपने जिस्म से किस तरह निकालना है। ठीक है ना। तो इसे इंजेशन कहते हैं। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। ठीक है ना। अब आपकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आपकी खुराक में प्रोटीन्स भी हैं, आपकी खुराक में फ़ैट्स भी हैं। ठीक है ना। बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं, उनको आपने तोड़ के छोटे छोटे मालिक्यूल में बदलना है, फिर उसको आपने हज़म करना है। ठीक है ना। इस अमल को हम कहते हैं कि वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है ना। अब उसके बाद वो कहता है कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम, अब यहाँ जी सबसे पहला इसका आ जाता है ऑरल कैविटी। अब ऑरल कैविटी क्या है, अब सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बताना है शुरू से लेकर आखिर तक। ऑरल कैविटी क्या है। ऑरल कैविटी वो चीज़ कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं कि जो आपने चीज़ मुंह में लेनी है या खानी है, यानी कि मुंह का जो पिछला हिस्सा है, दांतों वाला हिस्सा है, उसको हम कहेंगे ये ऑरल कैविटी है। ठीक है ना। इसको आपने क्या कहना है, ये ऑरल कैविटी है। जिस जगह पर आपने तमाम चीज़ों का जायका चखना है, तमाम चीज़ों का खुराक का जायका महसूस करना है, वो खट्टी है, मीठी है, कौड़ी है, ठीक है ना, नमकीन है, वो सारा आपने जायका चखना है। तो इसको हम ऑरल कैविटी कहते हैं कि मुंह के पिछला हिस्सा। ठीक है ना।
जहाँ आप चीज़ों को चबाते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये ऑरल कैविटी है, ठीक है ना। तो ऑरल कैविटी में हमारे पास क्या होगा, सलाइवा होगा, ठीक है ना, जो म्यूकस से मिलकर बना होगा, यानी आपका थूक होगा जो खुराक को नरम करेगा। क्या करेगा, खुराक को नरम करेगा। फिर खुराक नरम हो जाएगी, फिर वो आपकी निगली जाएगी, ठीक है ना। फिर अगला ऑप्शन होता है निगलना, ठीक है ना। फिर वो आपने खुराक को निगल लेना है अपने डाइजेस्टिव ऑरल कैविटी से, मुंह के ज़रिए आपने खुराक को निगलना है। इस हिस्से को हम बॉलस कहते हैं। और फिर जी ये खुराक है, ये आपकी खुराक वाली नाली में चली जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी खुराक कहाँ जाएगी, आपकी खुराक वाली नाली में चले जाएगी, जिसे हम एसोफिगस कहते हैं, खुराक की नाली कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास होती है खुराक की नाली। मुंह से आपने जो चीज़ लेनी है, खाना है, पीना, उसे ऑरल कैविटी कहेंगे। फिर उस खुराक को आपने जज़ब कर लेना है, यानी कि उसको निगलना है, फिर वो हमारे पास खुराक वाली नाली से होके जाएगी, इसको आपने एसोफिगस कहना है। और ये 25 सेंटीमीटर, तकरीबन 25 सेंटीमीटर की ये नाली होती है, जो मुंह से यानी कि ऑरल कैविटी से लेकर आपके मैदे तक जाती है। इसको हम एसोफिगस कहते हैं, खुराक की नाली कहते हैं। अब इस खुराक की नाली में होगा क्या कि जो आपकी खाने वाली चीज़ें हैं, वो उसमें दीवारों में, उनकी नाली की दीवारों के साथ उसको सरकरेगी, ठीक है ना। सरकने के साथ वो छोटे छोटे हिस्सों में तब्दील हो जाएगी, फिर वो आपके मैदे में चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये खुराक की नाली को हम क्या कहते हैं, ये एसोफिगस कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये फ्रिंकन्स क्या होता है, ये ऑरल कैविटी के बाद एक छोटा नाली नुमा हिस्सा होता है। ये एक नाली नुमा ये भी हिस्सा होता है, यहाँ से भी खुराक जाती है। इसका जो इंसार होता है, इसका अटैचमेंट होती है वो टर्किया तक होती है, यानी कि जो नाक की हड्डी होती है ना, नाक की हड्डी, उसके साथ इसका अटैचमेंट होती है। इस तरह के आप देखें कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो आँख का, कान का, मुंह का, नाक का एक ही कनेक्शन होता है। अगर आप कान में कोई चीज़ दारू वगैरह डालते हैं तो उसका जायका आपके गले में आता है। अगर आप आंखों में सुरमा डालते हैं तो उसका जायका भी आपके गले में आता है। यानी कि इन तमाम चीज़ों का कनेक्शन एक जगह होता है, और उसको जो कनेक्शन को मिलाने वाली चीज़ है उसको हम कहते हैं कि वो टर्की है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। तो ये आपने एसोफिगस और फ्रिंकन्स के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बाद आ जाता है स्टमक, मैदा। अब मैदा एक जीनुमा शक्ल का एक चीज़ है, और ये देखें ये जीनुमा शक्ल है, ये मैदा है हमारा। अब आपकी जो सारी चीज़ें हैं, सारी खाने वाली चीज़ें हैं, वो आपकी एसोफिगस से होकर आपकी मैदे में आ जाएंगी। अब मैदे में आने से पहले स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, और एक होती है बड़ी आंत। ये दोनों आंतें होती हैं आपकी, ठीक है ना। अब जो खुराक आपकी आनी है ना मैदे में, अब वो खुराक छोटे छोटे हिस्सों में तो तकसीम हो जानी है, नरम भी हो जानी है थूक के साथ, वो टूट भी जानी है, वो आपकी क्या आ जानी है, आपके पेट के मैदे के अंदर आ जानी है। अब मैदे के अंदर भी हमारे पास एक एसिड होता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, HCl। ये आपका एसिड होता है। ये इतना ख़तरनाक बेटा एसिड होता है ना कि अगर आप इसको लोहे के ऊपर या किसी देहात के ऊपर रखें ना, तो वो देहात पिघल कर मोम हो जाए, इतना वो ख़तरनाक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। ये गैस्ट्रिक जूस से मिलकर बना होता है, जो आपका मैदा खारिज करता है। ये आपके मैदे में कुदरती तौर पर ही बनता है, ठीक है ना, जो म्यूकस से मिलकर बनता है, थूके से भी मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास इतना ख़तरनाक होता है। तो अल्लाह ताला ने इनके जो मैदे के दीवारों के साथ बहुत मजबूत चीज़ें बनाई होती हैं, एक मजबूत मोटी सी लेयर बनाई होती है, जो आपको इस जूस से, इस HCl से बचने में मदद देती है। तो आपका जो खाना है सारा वो आपका आपके मैदे में आ जाना है। अब वो HCl क्या होगा, जो चीज़ें होती हैं उसको ठोड़ फोड़ देगा, उसको खाने को हमारे पास हज़म करने में मदद देगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि आपका जो खाना है ना, वो 3 से 4 घंटे आपके मैदे में रहता है। अगर आप मैदे से ओवरलोड हो जाएंगे तो आपका जो वो एसिड है वो मैदे से उछलेगा, ठीक है ना, क्योंकि खाना आपके मैदे में ज़्यादा हो जाना है, तो वो खाना आपके मैदे से उछलेगा, ठीक है ना। तो वो एसिड उछल के आपकी खुराक वाली नाली में आएगा, तो इससे आपको जलन पैदा होती है। आपको होता है ना कि मुझे मैदे में जलन पैदा हो रही है, तो ये आपकी इस तरह ही होता है कि आपने ज़्यादा ओवरलोड हो जाए, आपने ओवरलोड होकर खाना खा लिया है, तो आपकी वो मैदे की नाली में आपकी जलन पैदा होगी, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ये मैदा है। अब ये देखें ना कि अब HCl को खारिज करने वाले भी सेल मैदे के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब म्यूकस को खारिज करने वाले सेल भी आपके मैदे के अंदर मौजूद है। तो ये आपका एक जीनुमा, आपका एक मैदा होता है, इस शक्ल का होता है, ठीक है ना। अब मैदे के बारे में आपने पढ़ लिया। उसके बाद आ जाती है स्मॉल इंस्टेंटाइन, यानी कि छोटी आंत। अब छोटी आंत में हमारे पास क्या होना है, ये हम पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा बलदार नाली है, वल वगैरह इसको पड़े होंगे, और ये तकरीबन 7 मीटर तक लंबी होती है, इसकी लंबाई होती है। अब इसके 3 हिस्से होते हैं, कि ड्यूडियम, जूनियम, एलिनियम, ठीक है ना। अब पहला हिस्सा तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है,
ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर इसका क्या होता है, पहला हिस्सा लंबा होता है। दूसरा जियोनियम दरमियानी हिस्सा, ये तकरीबन 2.5 मीटर लंबा होता है। फिर तीसरा एलिनियम, ये तकरीबन 4 मीटर लंबा होता है। और इसको टोटल मिलाकर इसकी 7 मीटर इसकी लंबाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, बलदार नाली की, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, ड्यूडियम में खुराक पर जिगर और लबिया की रबूतें असर करती हैं। जिगर की रबूत यानी कि बाइल एक नाली यानी कॉमन बाई डक्ट के ज़रिए ड्यूडियम में दाखिल होती है। बाइल में ऐसी नमकियात होती हैं जो बड़े फैट्स को छोटे छोटे कतरों में तोड़ देते हैं और इस तरह एक दो दियाल स्याह बन जाता है जिसमें फैट्स के कतरे अलग अलग हो जाते हैं। इस अमल को एमिल्फिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये छोटी आंत में होता है कि आपका जो खाना वगैरह है ना, आपका जो हज़म करने वाला खाना है वो आपकी एक छोटी आंत में आ जाएगा और यहाँ हज़म होना शुरू होगा। जो आपके अच्छे वाले चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, वो इसमें जज़ब हो जाएंगे। और ये हमारे पास छोटी आंत होती है, ये बलदार नाली होती है, ये छोटी आंत होती है वलवलावे वाली, ये 7 मीटर आपकी लंबी होती है, ठीक है ना। और ये भी डाइजेशन में हमारे पास क्या करती है, मदद करती है। अब छोटी आंत के बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड यानी कि खुराक अंजाब। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। खुराक अंजाब किस तरह होगा, ये हम ऊपर करके पढ़ लेते हैं। खुराक की मुकम्मल डाइजेशन के बाद इख्तितामी प्रोडक्ट्स यानी अमाइनो एसिड, सादा शुगर, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एलिमेंट्री कैनाल से निकल सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें बहुत तयदार होती हैं। मज़ीद बराह इन तैरों पर लाखों उंगलियां नुमा उभरी हुई होती हैं, ठीक है ना। तौलिए की तरह ऊपर चीज़ों को उभरी हुई होती हैं जो खुराक को जज़ब करने में मदद देती हैं, ठीक है ना। अगर आप तौलिया आपके घर में हो ना तो उसके ऊपर जो सुई नुमा होते हैं, उभरे हुए होते हैं ना उनके दागे, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास इनकी दीवारों पर इस तरह की तय बनी होती हैं जो खुराक को हज़म करने में हमारे पास क्या करती है, मदद करती है, ठीक है ना। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बेटा आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। अब बड़ी आंत क्या होती है, अब बड़ी आंत का क्या मकसद है, बड़ी आंत हमारे पास जो आपके गैर हज़म शुदा मवाद है, ठीक है ना। गैर हज़म शुदा जो आपका मवाद है पानी पैरासाइल्स के ज़रिए लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास एक छोटी सी थैली होती है और जो गंद वगैरह, फजला वगैरह, आपका पखाना वगैरह इसमें इकट्ठा हो जाता है। फिर आपको वो जी उनस के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। उनस के ज़रिए आपसे जिस्म से बाहर चला जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो ये छोटी आंत थी, अब ये क्या है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ क्या हमारे पास इसके हिस्से होंगे, कॉलन, ठीक है ना, किलियम, रेक्टम और उनस। यहाँ से आपका जो फजला वगैरह वो आपका बाहर चला जाएगा, जिस्म से खारिज हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन में गैर हज़म शुदा खुराक आपकी मौजूद होती है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए जिगर का क्या किरदार होता है, ठीक है ना। जिगर लीवर हमारे जिस्म में क्या किरदार अदा करता है, इसको पढ़ते हैं। जिगर एक बड़ा ऑर्गन है जो मैदे की दाईं जानिब होता है। एक बालिग इंसान में इसका वज़न तकरीबन 1.5 किलोग्राम इसका वज़न होता है जिगर का, ठीक है ना। ये इसके बाएं जानिब होता है, ये वाला इसका क्या होता है, जिगर होता है, ठीक है ना। इसकी निचली यानी वेंट्रल जानिब एक थैलानुमा हिस्सा ऑर्गन है जिसे गाल ब्लाइंड कहते हैं, ठीक है ना। ये जी हमारे पास एक छोटा सा हिस्सा होता है गाल ब्लाइंड। जिगर बाइल खारिज करता है जिसे गाल ब्लाइंड में ज़ख़ीरा किया जाता है, यानी कि जैसे हम पित्ता कहते हैं, जहर कहते हैं, ठीक है ना। ये छोटा सा जहर की थैली होती है, ठीक है ना, ये इस तरह कह लें, जो फैट्स के छोटे छोटे कतरों में तोड़ती है। बाइल के नमकियात इन कतरों को एक दूसरे से अलग करते हैं, इस तरह इंजाइम को फैट्स में अमल करने में मदद होती है, ठीक है ना। अब ये जिगर क्या है हमारे जिस्म में, ये बाएं जानिब है, दाएं जानिब है मैदे के। और इसका तकरीबन एक बालिग इंसान का 1.5 किलो वज़न होता है इसका। और इसके साथ एक छोटी सी थैली लगी होती है, हरी कलर की थैली होती है, इसमें हरे कलर का पानी होता है जिसे हम जहर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या करता है जी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की सूरत में ज़ख़ीरा करता है, बड़े ग्लूकोज को मुहैया करता है, फैट्स में हल पजीर विटामिन को ज़ख़ीरा करता है, अमाइनो एसिड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ता है, इस अमल में नुकसान वो अमोनिया बनता है। अमोनिया को कम जहरीले मादे यानी यूरिया में तब्दील कर दिया जाता है जिसे फिर पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। अब आपका जो पेशाब है ना वो आपके जिगर के ज़रिए बनता है, ठीक है ना। और ये जो आपका जहरीले मादे होते हैं, नमकियात होते हैं, आपके गैर हलशुदा मवाद होते हैं, ये पेशाब बना देते हैं, ठीक है ना। जहरीले मादे मसलन अल्कोहल को भी तोड़ता है, ठीक है ना। जिगर कैरोटीन से विटामिन ए बनाता है और सर्द मौसम में मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तेज़ करके हरारत पैदा करता है, ठीक है ना। जिस तरह आप कहते हैं ना इसका पित्ता जिगर एक ही चीज़ होती है, इदा पित्ता बड़ा गर्म है, लेकिन इंसान की गुस्सा इसको जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। वो तेज़ रफ्तार से काम करता है, हरारत पैदा होती है, ठीक है ना।
तो रेड ब्लड सेल्स भी बनाता है आपका जिगर खून भी बनाता है, चर्बी बनाता है। ये सारा कुछ आपके जिगर का काम होता है। अगर आपका जिगर नहीं ना ठीक तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये सारा काम आपके जिगर का है। तो रोल ऑफ लीवर के भी आपने बारे में पढ़ लिया कि जिगर भी आपके जिस्म में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसके यही टॉपिक थे। अब इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएं। स्मॉल इंटेस्टाइन के वो कहता है कि 3 हिस्से कौन से हैं, ड्यूडियम, जूनियम, एलिनियम, ठीक है ना। और मसल के मवाज में हरकत और डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक आगे की जानिब ले जाती हैं, केमिकल डाइजेशन, ठीक है ना। केमिकल डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम इधर भी मैं खोल दूँ, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन नो डाइजेशन टेक प्लेसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम का वो हिस्सा जो केमिकल डाइजेशन नहीं बनाता, इसको हम कहते हैं कि एसोफिगस, ठीक है ना। इसमें कोई केमिकल होती नहीं है, मैदे में भी होती है, ऑरल कैविटी में भी होती है, ड्यूडियम में भी होती है, पर एसोफिगस में नहीं होती। इंजाइम का कौन सा ग्रुप जो स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है, लाइलपाइज होगा या अमाइपाइज होगा, ठीक है ना। पेंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम इंजाइम बनाता है और इन्हें खारिज करता है। कहाँ से खारिज करता है, कोलोन में खारिज करता है। ये ऊपर आपने पढ़ा है अभी, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाए, मैदे में पैनिनोजन किस अमल के ज़रिए पैसन में तब्दील होता है, HCl मैदे में पैदा होता है, वो आपको पता है। उसके बाद देखें जी, डाइजेस्टिव सिस्टम के वो कौन से हिस्से जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की डाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ ये सारा चीज़ ही होती है। उसके बाद एंजाइम पर्सन किस रबूत में मौजूद होते हैं, वो बेटा जी पेंक्रियास्टिक जूस में। और गाल ब्लड से बाइल कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए कहाँ पहुँचता है, और ये बेटा जी आपके मैदे में पहुँचता है या आपके पेंक्रियाज में पहुँचता है, ठीक है ना। इसको आप देख लीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सी ज़्यादा तह क्यों होती हैं और वहाँ वलाई और माइक्रोफ्लूइड क्यों इस्तेमाल होते हैं, खुराक का इंतज़ाम तेज़ करने के लिए, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में उभरी हुई सतह ये खुराक को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट है, सिल्वरी ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या किरदार अदा करते हैं, आपका थूक, इसके बारे में बताइएगा। और निगलना और पैलिसाइड्स की इस्लाहात क्या हैं, आपका निगलना क्या अमल होता है। ग्लेस्टिक जूस मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फ़ाल होता है, HCl का क्या हिस्सा है, वो आपको खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है, तोड़ता है, फिर उसमें जज़ब करता है, ठीक है ना, खुराक को हज़म करने में मदद देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि स्टेट दी रोल ऑफ प्रैक्टिस जूस कंप्यूट इन फूड, यानी कि पैक्रियाटिक जूस खुराकी डाइजेस्टिव सिस्टम में अहम किरदार अदा करते हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ लिया। वलाई की साखत पर एक मुख्तसर नोट लिखें। वलाई क्या है, यानी कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास जो मौजूद है। तो ये आपने जो 5 शॉर्ट हैं ये ऊपर पढ़ लिए हुए हैं। अगर आप लौंग की बात कर रहे हैं तो लौंग की बात में वो कहता है कि छोटी आंत में खुराक का निज़ाम, आपके छोटी आंत का पैरा है। अगर मैं उर्दू मीडियम में यहाँ से अगर आपको दिखाऊं तो छोटी आंत का जो पैरा है ये वाला, ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना, ठीक है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में ओरल कैविटी का क्या किरदार है, ये आपने ओरल कैविटी ऊपर पढ़ी है, ठीक है ना। ये आपने लिख देना ओरल कैविटी का, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैदे की साखत और अफ़ाल की वजाहत करें बेटा जी, ये मैदे का आपका लॉन्ग है, यहाँ से लेकर आपने मैदे वाला सारे का सारा टॉपिक लिख देना है, और ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड भी लिख दीजिएगा। उसके बाद वो कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जिगर और पेंक्रियाज की क्या अहमियत है, और रोल ऑफ लीवर, ये आपने लिखना है। इसके अंदर जो भी सारा कुछ ये आपका एक लॉन्ग बनेगा। तो ये बेटा जी आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो गया। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम के खुराक कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे ख्याल में आपका एक बेटा लॉन्ग भी आएगा पहले चैप्टर में से, अगर आपके यहाँ देख लिया जाए, ठीक है ना। तो पहले चैप्टर से बेटा आपका लॉन्ग भी आएगा। तो इंशाल्लाह इसको हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया एक 1 शॉट वीडियो में, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।